नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ऐलान कर दिया कि ईरान और इजराइल दोनों देश पूर्ण युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं, मान गए हैं और अगले कुछ ही घंटों में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उन खबरों के बाद आया उनमें जिनमें यह बताया गया था कि ईरान पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दाग दी थी। लेकिन जब यह लग रहा था कि अमेरिका का जोरदार पलटवार हो सकता है, ठीक उसी वक्त ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दुनिया में सनसनी मचा दी। पिछले कई दिनों से चल रहा ईरान इजराइल युद्ध अब थम गया है। दोनों देश पिछले 12 दिनों से एक दूसरे को तबाह करने के लिए मिसाइलें दाग रहे थे एक दूसरे पर। अब ऐसे में युद्ध विराम की खबर सबसे अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। खबर है कि युद्ध विराम के लिए इजराइल ने एक शर्त रखी है, कंडीशन रखी है। हालांकि ईरान ने किसी भी शर्त को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन मेरे दोनों तरफ आप ये 4 तस्वीरें कुल देख सकते हैं। 13 जून से इस जंग की, इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जहां पर इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान जो है वो लगातार जवाबी फायरिंग कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा था। अब आपको एक एक कर 12 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। कुल मिलाकर अब तक का जो दृश्य वहां पर नजर आया, ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में भारी तबाही देखी गई। 12 तस्वीरों के जरिए आप समझिए तो 13 जून को, 14 जून, फिर उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये कुल अब तक की तस्वीरें हैं। जिस तरीके से लगातार दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर रहे थे, बमबारी कर रहे थे, हवाई हमले कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, उस बीच दोनों देशों को किस तरह का नुकसान पहुंचा आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। हर तरफ चीख पुकार थी, हर तरफ आप देखिए कि आग इमारतों में लगी हुई। मिसाइल अटैक के माध्यम से, हवाई हमलों के माध्यम से बहुत सारा नुकसान हुआ। कुछ मिसाइलें जो थी वो इंटरसेप्ट ना कर पाई तो फिर उन्होंने ग्राउंड पर उसका नुकसान पहुंचाया। तो एक एक कर आपको तस्वीर हमने दिखाई। इसके बाद आप जान लीजिए ईरान इजराइल युद्ध 13 जून की शुरुआत हुई थी। उसको 13 जून को युद्ध की शुरुआत हुई। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इसके बाद 14 जून की बात करें तो 14 जून को ईरान का जवाबी हमला आया। इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक ईरान की ओर से किए गए। 15 जून को जंग के हालात के बाद पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई, चिंता बढ़ गई। 16 जून को इजराइल ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया, जबकि 17 जून को बात की जाए तो तनाव के मद्देनजर भारत समेत कई देशों ने एडवाइजरी भी जारी की। 18 जून की बात करें तो इस दरमियान खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दे डाली। 19 जून को ईरान ने फतह और सजिल जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, मिसाइल दागी। 20 जून पर आइए, 20 जून को क्या हुआ? अमेरिका ने खामेनेई की हत्या के इजरायली प्लान पर वीटो लगा दिया। 21 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला किया, जिसमें उसके सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल भी थे। 22 जून को ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमला भी किया, जिसमें भारी तबाही भी हुई। 23 जून को यानी कल तलक ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और अन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। 24 जून को यानी आज तलक की अपडेट में कतर में यूएस एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया, अटैक किया। और 24 जून को यानी आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन इसके बाद भी जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। आप ये समझिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कही उसके 30 मिनट के बाद ही 5 राउंड हमले हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो ये कि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने भी बयान दिया है। ईरान का बयान सामने आया। ईरान ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। आखिरी मिनट तक ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन, हमारे बहादुर सैनिकों ने दुश्मन को जवाब दिया, ये उनकी ओर से कहा गया है। ईरान ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक तैयार है और पीछे हटने वाले हम नहीं हैं।
तो ये ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल ट्रंप के बयान के बाद, ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद अब ईरान ने बयान दिया है। ईरान ये कह रहा है कि आखिरी मिनट तक ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहा। हमारे बहादुर सैनिकों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। हमने अपने लक्ष्य को हासिल किया। देश की रक्षा के लिए खून की अंतिम बूंद तक तैयार है। तो ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, एक सीज फायर को लेकर अब भी एक कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, वो ये कि ईरान इजराइल पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल नया बयान उन्होंने दिया, सीज फायर लागू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं सीज फायर का उल्लंघन ना करें दोनों ही देश। उन्होंने अपील की है। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने जानकारी साझा की है और इस बात की अपील उन्होंने दोनों देशों से की है। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं उस जानकारी की। तो उल्लंघन ना करें सीज फायर का, ये उन्होंने कहा है। ट्रंप ने दोनों देशों से, दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हुए ये बात कही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, उसके 30 मिनट बाद ही ईरान जो है वो 5 राउंड हमला करता है इजराइल के तमाम इलाकों पर। लेकिन अब ये जान लीजिए कि सीज फायर पर आखिर सहमति बनी तो बनी कैसे, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। कैसे सहमति बनी है? भविष्य में ईरान हमला नहीं करेगा तो सीज फायर पर सहमत है, ये इजराइल ने कहा है। इसके अलावा एक बड़ी बात वो ये कि इजराइल की मांग पर ईरान ने सैन्य कार्रवाई से परहेज का संकेत दे दिया है, जो कि एक सकारात्मक दिशा की ओर है। ईरान के बयान के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर संपर्क साधा, उनसे बात की। इन कोशिशों के बाद भी, इन प्रयासों के बाद भी यूएस ने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए। जवाब में फिर ईरान ने कतर में यूएस बेस पर मिसाइल से अटैक किया। अमेरिका ने कह दिया कि अगर ईरान रुकता है, ईरान अगर हमले रोकता है तो वो हमला बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बाद ईरान के कतर के जरिए सीज फायर का प्रस्ताव भेजा गया। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया रही कि कैसे सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है, जिसका अभी हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, दुनिया जिक्र कर रही है सीज फायर का। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और उसके 30 मिनट बाद फिर से ईरान जो है वो हमले करने लगा इजराइल पर। तो देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में प्रश्न भी है कि आखिरकार अगर सीज फायर हो ही गया है तो फिर ये हमले क्यों किए जा रहे हैं, तो फिर ये जवाब क्यों दिया जा रहा है, अब हमले क्यों रुक नहीं जाते? क्योंकि सीज फायर का ये नियम कहता है कि फिर जैसे ही सीज फायर लागू होगा दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला रोक देंगे, बिल्कुल हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं। तो सीज फायर को लेकर ही हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ ही चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जबकि कैप्टन रिटायर्ड आई सिंह भदौरिया जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ही ये भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगी। देवनाथ जी, क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और आप न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़कर तमाम पहलुओं को भी रख रहे हैं। अब ये सीज फायर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि अगर सीज फायर हो भी गया तो फिर कैसे सीज फायर हुआ, सबसे पहले तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि सीज फायर होने के बाद भी 30 मिनट के बाद कैसे ईरान ने 5 राउंड हमला कर दिया, तो इसके बारे में क्या आप समझाएंगे? जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंस किया तो उसमें 2-3 मुख्य बिंदु ये थे कि ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सीधा ईरान से बात नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कतार से बात करते हैं, फिर कतार ईरान से बात करता है। इसी तरह से रिवर्स में भी ईरान जब अमेरिका को कुछ बोलना चाहता है तो ईरान कतार को बोलता है, फिर कतार उसको अमेरिका को बोलता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटी सी गलती ये कर दी कि उन्होंने एक साथ दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए नहीं कहा। जो डिटेल्स आ रही हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा कि पहले सीज फायर होगा तो पहले ईरान सीज फायर करेगा और उसके 12 घंटे के बाद इजराइल सीज फायर करेगा। ऐसे में होता क्या है कि ईरान को लगा कि इजराइल को एक्स्ट्रा 12 घंटे मिल रहे हैं ईरान पर बमबारी करने के लिए, और इसी तरह से ईरान को यह भी लगा कि इस शर्त को अगर वो मान लेंगे तो ईरान में जो विरोधी पक्ष है, सब देशों में ये एक विरोधी पक्ष होता है, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी को लगा कि जो विरोधी पक्ष है वो उनको एक मजबूत बहाना मिल जाएगा सरकार को दोषी ठहराने का। ये बोलने गया कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी की सरकार डर गई और अमेरिका के
डिक्टेशन को पढ़कर सीज फायर कर दिया, जबकि इजराइल को खुली छूट मिली हुई है 12 घंटे तक और हमला करने का। लेकिन अब ये तय हो गया कि उभय पक्ष, लास्ट जो हमला हुआ अब ईरान ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने पक्का फोन उठाया और नेतन्याहू को बोला कि अब इजराइल उसका बदला लेने के लिए अपनी एयरफोर्स को ना भेजे। नेतन्याहू ने भी बोल दिया ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है कि हम अपनी एयरफोर्स को फिलहाल जमीन में रखेंगे। तो उभय पक्ष जो है फिलहाल एक दूसरे पर हथियार लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो लगता है कि सीज फायर जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाना चाहिए और लागू हो जाएगा। जी ठीक है, भदौरिया जी के पास में आऊंगी। भदौरिया जी, आप कैसे इसका आकलन करेंगे, क्योंकि ये जैसे कि अभी देवराज जी ने बताया कि रूल ये कहता है, नियम ये कहते हैं कि पहले शर्त ये रखी गई थी कि ईरान जो है वो अपनी तरफ से 12 घंटे में हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने जैसे सीज फायर का ऐलान ट्रंप करते हैं वैसे ही उनके ऐलान के बाद 30 मिनट के बाद फिर से 5 राउंड हमले कर दिए जाते हैं, अटैक कर दिया जाता है, मिसाइलें दाग दी जाती हैं। क्या ये इसे एक अपनी तरफ से एक अंतिम प्रहार के तौर पर ईरान दर्शाना चाहता है कि हमने एक डेड वॉर हमने किया है, या फिर इसकी जो खत्म अगर युद्ध हुआ है तो वो हमारी तरफ से हुआ है, यानी कि हम भी हारे नहीं हैं? क्या ये दर्शाने का प्रयास ईरान ने किया? देखिए, ईरान और ये जो सीज फायर की घोषणा है वो देर रात ही हो चुकी थी, और देर रात होने के बाद में उसमें फिर कंटिन्यू फाइट बंद नहीं हुआ है। ईरान भी करता रहा है, इजराइल भी करता रहा है। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि सीज फायर घोषित हो चुका है, उसके बाद युद्ध विराम हुआ नहीं है, युद्ध बराबर चल रहा है दोनों तरफ से। तो ट्रंप साहब की बात कहां पर कितनी मानी जा रही है, तो ये इसको बहुत विचारणीय सवाल है कि ट्रंप साहब की बात क्या अब इतनी हल्की हो चुकी है कि उनके सीज फायर कहने के बाद भी ईरान भी नहीं मान रहा है। और दूसरी तरफ एक पहलू और आता है कि रात में ही जब सीज फायर की घोषणा हुई 12 बजे के लगभग, पूरा ईरान जश्न मनाने के लिए रोड पे आ चुका था, यहां तक कि महिला भी तो उसमें बीच में थी। तो एक तरफ तो वो जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के उन्होंने एक नहीं टोटल 9 सेना बेस पर अटैक किया है। तो ये भी एक विचारणीय सवाल है कि 9 सेना बेस पे अटैक होने के बाद और ईरान अगर जश्न मनाता है तो इसमें अमेरिका की रेपुटेशन क्या होगी, उसकी रेपो लोग क्या देखेंगे कि इसका मतलब तो कि अमेरिका पीछे हट गया, अमेरिका डर गया। 9 ठिकानों पे 9 सेना बेस पे ईरान हमला करता है और उसके बाद फिर ट्रंप साहब कहते हैं सीज फायर की घोषणा होती है। तो ये कुछ अभी तक इसको कुछ क्लियर नहीं कह सकते कि अभी इनके लोगों के मन में क्या है। कि रात के 12 बजे घोषणा होने के बाद अभी तक शांति नहीं है। ठीक है, ट्रंप साहब नहीं चाह रहे कि, क्योंकि उनका देश भी नहीं चाहता कि इस तरह से किसी युद्ध में कूदा जाए, क्योंकि अमेरिका पहले ही बहुत जगह जगह फंसा पड़ा है और उससे कितनी आर्थिक हानि अमेरिका को हुई है वो अमेरिका इस बात को जानता है। तो ट्रंप साहब एक नया वो नहीं लेना चाह रहे कि एक नई एक मुसीबत और खड़ी कर ली जाए, क्योंकि उनकी कैबिनेट में भी यही स्थिति चल रही है। कैबिनेट के भी लोग जो कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो ट्रंप साहब तो कर रहे हैं घोषणा, मगर क्या ये दोनों देश मानेंगे? क्या ईरान मानेगा? जिस तरह से इन्होंने मतलब पहले तो अमेरिका सीधे तौर पर हमले में कूद जाता है, इस जंग में कूद जाता है, उसके बाद जब वो विरोधाभास देखते हैं अपने देश में, अपने लोगों में, और डिप्लोमेट्स तक ये कहते हैं कि अगर आने वाले समय में भविष्य में अगर अमेरिका को नुकसान पहुंचता है तो उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को भुगतना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप होंगे। का यही तो वजह नहीं है कि अभी क्लैरिटी के साथ ट्रंप नहीं आ रहे? हालांकि ट्रंप अगर ये सीज फायर का ऐलान करते हैं तो ये भी एक संदेश वैश्विक मंच पर जा रहा है बाकी देशों में भी, मिडिल ईस्ट में, कि भाई ट्रंप के बात ईरान तो मान ही नहीं रहा। देवनाथ जी, ईरान को जो करना है वो अपनी मनमानी कर रहा है और वो आगे भी करेगा ही। ये ट्रंप की बात मानना या ट्रंप की बातों को फॉलो अप करना, अगर कह दिया सीज फायर तो सीज फायर हम अपनी मर्जी से करेंगे, किसी के कहने पर नहीं करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कतर इसके पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्रेडिट लेने की होड़ ट्रंप क्यों कर रहे हैं? ये पहले हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में भी जब सीज फायर हुआ तब भी ट्रंप आते हैं और तब भी ट्रंप एकाएक कहते हैं कि मेरे प्रयासों के बाद दोनों देश जो है वो सीज फायर के लिए सहमत हो पाए हैं। फिर वो मुबारकबाद देते हैं और यही कहानी फिर वो गढ़ते हैं अभी हाल फिलहाल के इस जंग में। तो ये ट्रंप का मुझे ये दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ट्रंप जो एक ऐसी शख्सियत है जो ये कह दे तो उसको फॉलो करना ही है। अभी दूसरी तरफ ऐसा रवैया अपना रहे हैं, बीच में एक तो कूदते हैं और उसके बाद
फिर सीज फायर का क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों? जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, मैं नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूं, उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि अगर पावर में आ जाएंगे तो सारे जो युद्ध हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को एक दिन में तो रुकवा देंगे, हमास इजराइल के युद्ध को एक दिन में रुकवा देंगे। अब जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद वहां ना रूस यूक्रेन के युद्ध को थमा पाए हैं, ना हमास और इजराइल के युद्ध को थमा पाए हैं। इससे डेमोक्रेट्स तो उनकी खिल्ली उड़ा ही रहे थे, और तो और उनकी अपनी खुद की जो पार्टी है, रिपब्लिक की पार्टी है, उसमें भी कुछ असंतुष्ट कांग्रेसमैन ये बोल रहे थे कि ट्रंप जो है लगातार फेल हो रहे हैं अपने वादों को पूरा करने में। तो ट्रंप अपने जो सपोर्टर्स हैं या जो विरोधी हैं डेमोक्रेट्स, उनको दिखाना चाहते हैं, अपने देश की आम जनता को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता करा दिया। उनको मालूम है, बिजनेसमैन है, उन्होंने 11 बार ये दावा किया, उनको मालूम है कि एक दावे को 11 बार 20 बार बोलो तो लोग यकीन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अब वो पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में जब उन्होंने बमबारी की तो अमेरिका में एक धड़ा ऐसा भी है जिन्होंने इस बमबारी का विरोध किया, क्योंकि अमेरिका के लोग अफगानिस्तान में जब इन्वॉल्व था अमेरिका की फौज, वो देख रहे थे कि अफगानिस्तान से हर हफ्ते 10-10, 20-20 अमेरिकन फौजियों का शव बॉडी बैग में बंद होकर वापस जा रहा था अमेरिका में। ये बहुत ही हाईली अनपॉपुलर है। अमेरिकन के जो आम आदमी है वो किसी भी दूसरे युद्ध में शरीक नहीं होना चाहते। तो अब उन्होंने अपनी B-2 से बॉम्ब गिरवा दिए। अब उसके बाद वो सीज फायर करके दिखाना चाहते हैं कि देखो हम युद्ध शुरू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। क्रेडिट लेने की होड़, देखिए एक साइकोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हमेशा कहते हैं कि जो सक्सेसफुल बड़े बड़े नेता होते हैं या सक्सेसफुल बड़े बड़े सीईओज होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दो अब क्वालिटी होती है। एक तो वो कब कहां कैसे किस तरह से क्या कर देंगे किसी को पता नहीं होता, ये सब बड़े बड़े कारखाने चलाने वालों की नियत में होता है। दूसरी चीज, ये जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर होते हैं, पॉलिटिकल हो या इंडस्ट्रियल लीडर हो या फाइनेंशियल लीडर्स हो, उनमें दूसरी ट्रेट ये होती है कि वो हमेशा आप श्रेय लेते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरे का जो श्रेय है उसको छीनकर क्रेडिट स्नैचर बोला जाता है कि काम और किसी ने किया, लेकिन फिर भी वो दिखाते हैं कि उन्हीं की वजह से कंपनी तो यही अभी ट्रंप कर रहे हैं। ये कतर ईरान ये कह रहा है कि भाई ट्रंप की तो कोई भूमिका ही नहीं है, ट्रंप ने तो शांति चाही नहीं, उन्होंने तो युद्ध को भड़काना चाहा, तभी तो हम पर हमला कर दिया ईरान पर। लेकिन पीछे जो कतर, जिसने पर्दे के पीछे भूमिका निभाई, उसका क्रेडिट छीनने का प्रयास तो अमेरिका नहीं कर रहा है। जी हाँ, कतार जो है लगातार पश्चिम एशिया में ये भूमिका अदा कर रहा है ताकि पश्चिम एशिया में तनाव कम हो। अगर हम देखें इजरायल और हमास के युद्ध में भी कतार ही पृष्ठभूमि से लगातार एक मेडिएटर का रोल निभा रहा था। अभी भी ईरान के युद्ध के समय भी अगर हम देखें पिछले कुछ 3 महीने में कम से कम 5 बार कतार ने अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है इजरायल के साथ। वह पक्ष के जो कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, एम्बेसरी, उनकी एम्बेसी इधर उनकी एम्बेसी उधर, वो आपस में कोई लिंक नहीं है। तो कतार एक मेन भूमिका निभा रहा था। ठीक है, कतार को कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन ट्रंप की जो नीयत है उसमें हमेशा ये रहा है कि वो हमेशा बोलते रहे कि दुनिया में या अमेरिका में या उनकी अपनी कंपनी में जो कुछ हो रहा है, जीत का सारा श्रेय ट्रंप हमेशा खुद लेते रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा होती है। आप इसको एक बीमारी भी बोल सकते हैं, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इसको सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला मानते हैं। को, हाँ, बिजनेसमैन की बीमारी है क्रेडिट छीन कर लेना और दूसरे के क्रेडिट को ले लेना ताकि वाहवाही उनकी हो और उनका ओहदा बढ़े। ठीक है देवनाथ जी, मैं रुक करूंगी आपका, बने रहिएगा। हमारे साथ भदौरिया जी भी जुड़े हुए। भदौरिया जी, 2 गोल्स थे इजराइल और अमेरिका के, कि या तो हम ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की उस प्रक्रिया को रोक दें जिसकी ओर वो अग्रसर है, दूसरा कि हम खामेनी को हटा दें। अब खामेनी को ये पता चल गया है कि उसके सपोर्ट में वहां की आवाम है, वहां की जनता है, वो सड़कों पर उतर गए हैं, तो खामेनी तो हटने वाले नहीं है। अब ईरान ये कह रहा है कि अब तो वो रखेगा ही रखेगा, न्यूक्लियर हथियार बनाने की उस प्रक्रिया को जारी रखेगा ही रखेगा। तो ये दोनों गोल्स तो अब चले गए। अब फिर अगर हमले हो रहे हैं, अब अगर युद्ध होता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है।
इसमें बड़ी जो सोचने वाली बात यह है कि ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका दबाव बना रहा था, सबसे पहले उसने कहा कि अपने जो परमाणु हथियार हैं उनको बनाना बंद करें, इसको बिल्कुल अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने ट्रंप साहब ने एक और जो शब्द कहे कि खेमेनी को हम नहीं रखना चाहते हैं, उनका तख्ता पलट करवाएंगे, उनको बिल्कुल। और इजराइल ने कहा कि इनकी जो है ना हत्या बहुत जल्दी हो जाएगी। अमेरिका ने भी ये शब्द दोहराए थे कि खेमेनी कहाँ छुपे हुए, किस बंकर में, वो मेरी निगाह में है, बचेंगे नहीं। तो ये इतने सब शब्द कहने के बाद और आप एक साधारण तौर पे कह देते हैं कि सीज फायर हो गया, तो इससे ईरान को तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो जो पहले कुछ जो अपना काम जिस तरह से कहीं छुप के कर रहा, तो वो खुलेआम करेगा। अब तो उसको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि जो सीज फायर कोई शर्तों पे तो हुआ नहीं है। ऐसी कोई शर्त नहीं सीज फायर में रखी गई है कि वो अपने परमाणु हथियार बनाने का कार्य बंद कर देंगे या कोई अन्य उसके ऊपर शर्तें लगाई गई हो, कुछ भी नहीं लगाई गई है। खाली एक वॉरवली है, वो भी कतर उसमें मध्यस्थता में है, बीच में डायरेक्ट इनकी अपनी कोई बात नहीं है, न कतर इजराइल के साथ हो रही है, न ट्रंप साहब के साथ हो रही है। तो इसमें ईरान कहीं से कहीं अब जो है ना इनके दबाव में नहीं है, और ईरान अब इससे ज्यादा मुखर होके अपनी बात रखेगा और अपना काम करेगा। बिल्कुल उसको अब डर पैदा नहीं है। और ये भी सही है कि ईरान की जो वहां के सुप्रीम नेता है खेमेनी के साथ जिस तरह से पूरा ईरान साथ में खड़ा हो गया है, तो उनको ये जो मोरल जो सपोर्ट मिला है, ये बहुत बड़ा मिला है। इससे अब उनके हौसले बुलंद हैं, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोनों हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए चर्चा इस पर लगातार जारी रहेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो मागा के बाद मेगा की टोपी लगाया और मेगा का नारा देते हुए ट्रंप नजर आए थे, क्या अब वो नारा बस नारा भर रह गया है? क्योंकि खामेनी को हटाना या फिर तख्ता पलट करना या फिर सत्ता परिवर्तन करना, ये तो एक बड़ा उद्देश्य ट्रंप का माना जा रहा था। लेकिन अचानक से सीज फायर का ऐलान कर देना, क्या ये तमाम ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेरने जैसा होगा? इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और ये औपचारिकता अब इजराइल निभाएगा। ईरान के 12 घंटे और उसके बाद 3:30 बजे से शुरू होगा इजराइल का समय 12 घंटे का, यानी कि औपचारिक तौर पर, फॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें तो युद्ध विराम का समय इजराइल के लिए 3:30 बजे से शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि क्या वो युद्ध विराम के दरमियान उसका पालन करता है या फिर नहीं करता है। और एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद अब एयर स्पेस खुलने लगे हैं। सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में अब एयर स्पेस खुल गए हैं। कुवैत में यूएस बेस पर हमले के बाद इसको बंद किया गया था, तो कुवैत में यूएस बेस पर हमले के बाद एयर स्पेस को बंद करना पड़ा था, जिसके बाद अब ये राहत की खबर भी हो सकती है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के लिए, कि अब जो हालात है वो सामान्य हो चले हैं। हालांकि जब कल सीज फायर का ऐलान किया गया था ट्रंप की ओर से, उसके 30 मिनट के बाद हो सकता है कि आखिरी अटैक के तौर पर ईरान ने हमले किए हों, लेकिन उसके बाद से अभी फिलहाल अगर हम स्थिति की बात करें तो फिलहाल ऐसा लगता है कि जैसे सामान्य हालात अब होने वाले हैं। 3:30 बजे से तो अब सीज फायर का जो नियम है वो इजराइल के लिए अब लागू होगा। और चलिए इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, एक बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक साझा करें। दरअसल युद्ध विराम के बाद अब नेतन्याहू ने पहला बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, ये कहा गया है। हमने ईरानी मिसाइलों को हवा में मार गिराया, हमारे जवाब से ईरान हिल जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद नेतन्याहू ने ये पहला बयान दिया है, ये बड़ा बयान दिया है। और बयान ये है कि फिर से ईरान की ओर से हम पर हमला किया गया, अटैक किया गया, अगर हमने जवाब दिया तो ईरान हिल जाएगा, ये नेतन्याहू ने कहा है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से जो पूरे हमले थे उनको नाकाम किया गया इजराइल की ओर से। इजराइल ये कह रहा है, नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमारे जवाब से ईरान जो है वो हिल जाएगा, और अच्छा यही होगा कि ईरान अब अपने हमले रोक दे। देखिए युद्ध विराम के यानी सीज फायर के ऐलान के बाद से माना जा सकता है कि स्थिति जो है वो सामान्य होगी।
तो देखिए मिडिल ईस्ट में जो घमासान है, ऐसी उम्मीद है कि वो थम गया है सीज फायर के बाद, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया, पहला बयान उनका सीज फायर के बाद सामने आया कि ईरान ने हमला किया है। तो देखिए ये हम आपको बता रहे हैं दरअसल कि सीज फायर पर इजराइल ने बयान दिया है, भविष्य में ईरान हमला नहीं करेगा तो फिर सहमत है। सीज फायर पर किसकी क्या सहमति है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐतिहासिक फैसले के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया इजराइल ने किया है। विश्वास, साहस, नैतिक मुखरता के लिए ट्रंप को याद किया जाएगा, ये इजराइल कह रहा है। यानी इजराइल जो है वो सीधे तौर पर इसका ट्रंप किसे दे रहा है? अमेरिका यानी ट्रंप को दे रहा है। अब इजरायली सेना ने दिलेरी से दुश्मन को जवाब दिया, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया, जो कि इजराइल का एक मुख्य फोकस था, एक मेन टारगेट था। आगे ईरान अगर नहीं रुका तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ये भी अल्टीमेटम इजराइल ने दे दिया है, ये भी एक डेडलाइन दे दी है कि आप अगर हमले नहीं रोकते हैं, यानी ईरान अगर हमले नहीं रोकता है तो फिर उसका नतीजे भुगतने के लिए भी ईरान को तैयार हो जाना चाहिए। तो देखिए सीज फायर पर इजराइल का जो बयान था वो हमने आपको बताया। अब ईरान क्या कह रहा है, ईरान का स्टेटमेंट आप जान लीजिए। ईरान ऐसा देश है जो सरेंडर नहीं करता है, जो आत्मसमर्पण के लिए नहीं जाना जाता है, ये कहना है। जिसको इतिहास की जानकारी वो ईरान को जानते हैं। ईरान अनुचित आक्रामकता का जवाब जरूर देगा, ये कहा है। अभी तक सीज फायर यानी युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है। देखिए एक तरफ इजराइल है जो ट्रंप को इसका क्रेडिट दे रहा है, शुक्रिया कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है, वो ये कह रहा है कि युद्ध विराम पर कोई औपचारिक समझौता अभी तक नहीं हुआ है। इजराइल हमला रोकता है तो हमारा भी हमला रुक सकता है, ये उन्होंने कहा है, लेकिन शुरुआत करनी होगी इजराइल को हमला रोकने पर। देश की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक तैयार है, आखिरी मिनट तक ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन एक्टिव रहेगा, ये उन्होंने कहा है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर ये कह दिया गया है, हमारे बहादुर सैनिकों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया, ये साफ तौर पर ईरान की ओर से दरअसल बयान में कहा गया है। तो इजराइल का बयान क्या था वो हमने आपको बता दिया सीज फायर पर। अब ईरान का क्या बयान था वो भी हमने आपको बता दिया है। इजराइल एक तरफ ट्रंप को इसका पूरा क्रेडिट दे रहा है, तो ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने इस पर कोई औपचारिक समझौता हमारे बीच में नहीं हुआ है और इसकी कोई भूमिका यानी ट्रंप की और अमेरिका की कोई भूमिका सीज फायर पर नहीं है। ईरान एक तरफ सीज फायर मानने को भी तैयार नहीं हो रहा है, आप ये समझिए। तो देखिए लगातार हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ तो दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आई सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया साहब, मैं आप ही का ब्रेक के बाद रुक कर लेती हूँ। एक तरफ इजराइल जो ये कह रहा है कि हम इसका पूरा क्रेडिट जो है वो ट्रंप को देना चाहते हैं, ट्रंप को शुक्रिया तक कह दिया। दूसरी तरफ ईरान नकार रहा है। ईरान कह रहा है कि पहली बात तो ये कि ट्रंप का कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं, अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ युद्ध को भड़काने का काम किया, उन्होंने शांति लाने का काम नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात कि अभी तो कोई समझौता हुआ ही नहीं है सीज फायर पर, युद्ध विराम पर। डेफिनेटली जिस तरह से ईरान जो अपने स्टेटमेंट दे रहा है, तो ईरान के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि उसने सीज फायर के ऊपर अपनी कोई सहमति अभी तक जो कहते हैं जाहिर नहीं की है। और दूसरी बात में और एक बड़ी अहमियत बताना चाहूंगा कि कभी जब भी कोई सीज फायर होता है, युद्ध विराम की जब घोषणा होती है, तो दो जो देश आप लड़ रहे हैं वो तो होते ही हैं। अगर बीच में कोई मध्यस्थता करने वाला है तो वो भी उसमें होता है, बाकायदा पूरा उसका ड्राफ्ट बनता है, उस पर दोनों देशों के साइन होते हैं। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तो इसीलिए ईरान कह रहा है कि हम उसके ऊपर इतने वो ज्यादा सहमत नहीं है। तो इसको हम ये कह दें कि सीज फायर हुआ है। मैं पहले भी यही बात हमने कही थी, अभी भी दोहरा रहा हूँ कि ये सीज फायर एक तरफा जैसा लग रहा है, जैसे ट्रंप साहब कह रहे हैं और कतर के माध्यम, जैसे अभी हमारे देवनाथ साहब जो बता रहे थे कि कतर के माध्यम चर्चा हो रही है, डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो ये सही है कि जब तक डायरेक्ट बात और सीज फायर पर तो सर कतर भी खुलकर नहीं आ रहा ना, अपना स्टैंड तो कतर भी नहीं रख रहा है। कतर भी ये नहीं कह रहा है कि जी हाँ चलिए हमने करवाया है, हमारे माध्यम से सीज फायर हो गया है। ये तो ट्रंप अपना राग अलाप रहे हैं। बस यही तो बात है कि जब सीज फायर की घोषणा को विधिवत होती है, वो तरीका वो है ही नहीं, सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं होता। जब तक उस पर लिखत में दोनों देशों के साइन नहीं होंगे, ये पूरा एक दूसरे की फाइल नहीं बनेगी,
तब तक इसको कैसे माना जाएगा? ये तो ईरान जो कह रहा है वो अपनी जगह ठीक कह रहा है, और अगर ईरान को लगा तो वो दोबारा फिर हमले करेगा। और अपना जिस अमेरिका ने जिस बात को लेके ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है, बम बरसक विमान लेके और बमबारी की है, मगर वो काम तो वो बंद करेगा नहीं, क्योंकि सीज फायर में ऐसी कोई इनकी वो आपस में चर्चा नहीं है। तो इसको मान के चलिए कि ये सीज फायर अभी अधूरा है, पूर्ण रूप से सीज फायर। तो यानी कि अभी शांति की हम संभावना छोड़ ही दें मिडिल ईस्ट में। ठीक है, मैं देवनाथ जी का रुख कर लेती हूं। देवनाथ जी, अभी हमने देखा कि ईरान जो है वो लगातार हमले भी कर रहा है। अभी इजराइल ने कहा कि शुरुआत तो भाई ईरान को करनी पड़ेगी, अगर ईरान अपनी तरफ से शांत बैठता है तो हमारी तरफ से भी हमले जो है वो रुक जाएंगे। लेकिन ईरान अब रुकेगा कहाँ, क्योंकि ईरान तो मना कर रहा है, वो तो ये कह रहा है, मानने को राजी नहीं कि सीज फायर पर कोई हमारी औपचारिक सहमति हुई भी है या कोई समझौता हुआ भी है। दूसरी तरफ कतर अब खुलकर अभी सामने नहीं आ रहा है। ये तो ट्रंप का ट्वीट और ट्रंप की तरफ से ये जो बयान दिया गया है और ये जो मुबारकबाद दे रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं, ये तो आपस में इजराइल और अमेरिका ही खेल कर रहे हैं। ना ईरान सामने आ रहा है, ना कतर सामने आ रहा है इस पर। तो ईरान अगर हमले कर रहा है तो वो रुकेगा कहाँ, क्योंकि अब तो रेजिडेंशियल एरियाज पर भी उसने मिसाइल दागी हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जी हाँ, अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ घंटों से, पिछले 3 घंटों से अभी ईरान ने कोई मिसाइल इजराइल की तरफ लॉन्च नहीं की है। उसका मतलब है कि ईरान भी अपने को थोड़ा सा अनुशासित करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि आखिरी हमला उसने जो आज तड़के में किया था, उसके बाद से ईरान में जो जश्न का माहौल है, उस माहौल में आयतुल्लाह खमेनी और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो दिखाना चाहेंगे ईरान के लोगों को कि आखिरी हमला ईरान ने किया। देखिए, किसी भी देश में क्या होता है कि उनको आम आवाम को सरकार समझाने की कोशिश करती है कि दूसरा पक्ष डर गया, दूसरे पक्ष ने सीज फायर की पेशकश की। तो ईरान के जो आयतुल्लाह खमेनी हैं वो अपने देश के लोगों को, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोगों को दिखाएंगे कि ईरान ने मजबूती से कार्रवाई की, इसीलिए अमेरिका और इजराइल चुपचाप बैठ गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल में नेतन्याहू जो हैं वो फिलहाल अपनी एयरफोर्स को काबू में रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर उनको टाइट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शुरुआती बातचीत में ये था कि इजराइल 12 घंटे के बाद सीज फायर करेगा, लेकिन फिलहाल इजराइल जो है अपनी एयरफोर्स को ईरान की तरफ लॉन्च नहीं कर रहा। कतार की जो भूमिका है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रही है। कतार ने मध्यस्थता करते वक्त हमेशा एक कहते ना माहौल, ऑफिस देना, टेबल देना, और इधर से ईरान के रिप्रेजेंटेटिव आए उनको रहने की व्यवस्था करना, उधर से अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव आए उनसे रहने की व्यवस्था करना। ये जो पिछले कुछ समय में जो 5 दौर की वार्तालाप हुई है अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, कतार में हुई थी, और कतार ने उसमें बहुत अच्छा रोल निभाया। कतार की दिक्कत यह है कि वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेना चाहेंगे, इसीलिए कतार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट छीन कर कतार यह नहीं कहना चाहता कि कतार ने सब कुछ कराया, क्योंकि कतार जो है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए वहां पर पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर है। तो कतार कहता है ठीक है डोनाल्ड ट्रंप जी, अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जी। अच्छा देवराज जी, क्योंकि एक और सवाल है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि वो मागा की टोपी पहने वॉर रूम से तस्वीरें भी आती हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जब वो लिखे हुए रहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके बाद वो मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि तख्ता पलट के पूरे मूड में नजर आते हैं, सत्ता परिवर्तन के मूड में। बाकायदा उनका एक ट्वीट भी वायरल होता है, वो ये कहते हैं कि वहां पर अगर तख्ता पलट क्यों ना हो, वहां पर सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। यानी खामेनेई को हटाने का उनका उद्देश्य था, लेकिन अब वो उद्देश्य तो अधूरा रह जाएगा ना। अब खामेनेई के पक्ष में तो वहां के लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब अगर उन्होंने आखिरी अटैक के माध्यम से वो जश्न भी बना लिया है कि भाई हमने सरेंडर नहीं किया है। देखो, वैश्विक मंच पर एक मैसेज जाना चाहिए कि ईरान कभी पीछे नहीं हटता है, कभी हारता नहीं है, और हम जब चाहेंगे तब युद्ध पर विराम होगा। तो ये भी एक मैसेज चला गया। लेकिन ट्रंप के मागा नारे का क्या हुआ? जी हाँ, ट्रंप जो है वो चाहते हैं मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके दो मुख्य बिंदु हैं। एक तो वो चाहते हैं कि
अमेरिका इतना आगे चल पड़े उनके नेतृत्व में कि रूस पीछे छूट जाए। ऐसा हो रहा है, हो गया है। और इसी तरह से ट्रंप चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में अमेरिका इतनी द्रुत गति से प्रोग्रेस करे कि चीन जो है, जो कि अगले 20 साल में दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति बनने की कोशिश कर रही है, चीन सक्सेस ना हो। तो ट्रंप येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से चीन को कैसे 2 कदम पीछे धकेल दे उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नीति है। जहां तक मीगा की बात है, देखिए 1979 में जब आयतुल्लाह खोमेनी जब पावर में आए थे ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से, शाह ऑफ ईरान को अपदस्थ करने के बाद, तब से आज तक यानी पिछले 46 साल से लगातार अमेरिका में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, CIA ने कंटिन्यूसली कोशिश की है कि ईरान में सत्ता पलट हो जाए। ये उन्होंने 80 के दशक में किया, 90 के दशक में किया, 2010 के आसपास भी कोशिश की कि ईरान में शुरुआती दौर में खोमेनी की सरकार और अब आयतुल्लाह खामेनी की सरकार को तख्ता पलट कर दे। इस टूल किट को अब एक नए तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में हम देख चुके हैं। हमारे बगल में ही बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था, जिसमें कि शेख हसीना को और अवामी लीग को उल्टा कर दिया गया, महज थोड़े से लोग स्ट्रीट पे निकल आए जो कि सत्ता के विरुद्ध थे बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने आके आगजनी की, पत्थर फेंके और पुलिस को थाने में घुस के पीटा, शेख हसीना को भागने के लिए फोर्स किया। तो इस तरह की एक व्यवस्था अमेरिका CIA और मोसाद की मदद से ईरान में कर रहा है। पिछले 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से आज भी कर रहा है, कल भी करता रहेगा। जी। लेकिन भदौरिया साहब, ये सीज फायर का ऐलान होता है तो संभावना होती है और पूरी दुनिया को यही उम्मीद होती है कि दोनों देश जो हैं वो इसका परिपूर्ण पालन भी करेंगे, अनुपालन भी करेंगे। अब समय गया 12 घंटे का, 3:30 बजे से इजराइल की बारी है। इजराइल अगर हमला नहीं करता है या हमले का जवाब नहीं देता है जैसे कि ईरान ने किया था, अगर सीज फायर के बाद ये 12 घंटे के भीतर हमला नहीं होता है, तो फिर क्या ये समझ लिया जाएगा कि ये पूरी तरीके से औपचारिक सीज फायर था? और अगर हमला करता है तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में किस तरह की तस्वीरें और होंगी, यही युद्ध किस ओर जाता हुआ नजर आएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, जवाब भी लेंगे आपका भदौरिया साहब। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी वो अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। सीज फायर के बीच ईरान इजराइल में तनातनी लगातार देखने को मिल रही है। ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू ने आदेश पारित किया है। नेतन्याहू का IDF को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अब सख्त लहजे में दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स को यानी IDF को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया है। सीज फायर के बाद ईरान इजराइल में तनातनी का दौर अभी भी जारी है और इसलिए ये सवाल काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि ईरान का समय अभी 12 घंटे का गया भदौरिया साहब, लेकिन अगर इजराइल इसका पालन नहीं करता है या तनातनी अभी भी अगर 12 घंटे के भीतर भी देखने को मिलती है, तो ये भूल जाना चाहिए कि औपचारिक तरीके से सीज फायर हुआ भी। जो जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई है, तो ये कोई टेबल टॉक तो हुआ नहीं है। ये तो वर्बली हुआ है। उन्होंने उनसे कह दिया, उन्होंने उनसे कह दिया। वर्बली, जब तक टेबल टॉक पे, जो टेबल पे बैठ के ये बातचीत नहीं होती, बाकायदा एक दूसरे के सिग्नेचर नहीं होते, तो इसको इतना अधूरा माना जाए, इसको ना माना जाए कि ये। अब रही बात इजराइल की, इजराइल अगर जो कोई बात कहता है तो उस अपनी बात पे वो कायम रह सकता है, मगर आप ये बात जो है ना, ईरान से आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान शुरू से ही एक कट्टरपंथी देश रहा है और आज भी उनकी सरकार कट्टरपंथी पे ही चलती है। देखा नहीं आपने ईरान के अंदर वहां की उनकी अपनी महिलाएं अपनी लड़कियों के साथ क्या किस तरह के बिहेवियर किए गए हैं, लड़कियों के साथ किस तरह की यात्राएं उनको दी गई है। अगर वो अपनी स्वतंत्रता का वो चाह रही थी कि हमें महिला वर्ग को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, मगर वहां की महिलाओं को आज भी बुर्के के अंदर बंद करके रखा जा रहा है, आज इस सदी में भी। तो ईरान एक कट्टरपंथी देश है, जहाँ कट्टरपंथी भाषा है, जहाँ कट्टरपंथी सरकार है, कट्टरपंथी लोग हैं।
तो उनके ऊपर विश्वास करना तो ये बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता। हाँ, रही इजराइल की बात, नेतन्याहू एक ऐसे सकते हैं अगर जो कह देंगे तो उसमें पलटेंगे नहीं, मगर उन्होंने जो अभी एक शब्द दोहराया है उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम इसका जवाब देंगे। तो जब उधर से भी हमला हो रहा है और ये भी जवाब देने की अपनी सेना को कह रहे हैं, तो ये सीज फायर कहाँ है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ट्रंप साहब ऐसे शब्द कह देते हैं जिससे वो अपनी खुद की हंसी करवा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में बार बार एक ही शब्द दोहराया कि मध्यस्थता, और भारत ने क्लियर किया, भारत की सरकार ने कहा, सेना अध्यक्षों ने कहा कि हमारे लेकिन भदौरिया जी अभी खामेनेई ने तो अपने आप को साबित कर दिया अपनी आवाम और अपने देश में कि हाँ भाई हम तो सर्वोपरि हैं और हमारे तो समर्थन में देखिए देश की जनता भी है। तो खामेनेई का सत्ता परिवर्तन तो आप भूल जाइए कि अमेरिका कर पाएगा। और दूसरा कि न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो पूरा प्रोग्राम है वो भी अब जारी रहेगा। अब तो ईरान जिस तरीके से उसके एक नियत और नीति पीछे की समझ में आ रही है वो ये कि अब तो वो करेगा ही करेगा। अब उसे टोक दिया, अब उसे रोकने का प्रयास किया तो अब तो वो उस प्रोग्राम को जारी रखेगा ही रखेगा, चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों ना इजराइल अमेरिका दोनों लगा ले। तो ये दोनों जो टारगेट्स थे, जो गोल्स थे, वो तो रह गया। लेकिन अब किस दिशा की ओर अगर ये युद्ध आगे भी जारी रहता है तो किस दिशा की, अब क्या मतलब क्या है इस युद्ध का, अब क्या अगला टारगेट है? डेफिनेटली अब ईरान बहुत मुखर होकर अपनी तैयारी करेगा, चाहे वो परमाणु हथियार बनाना हो या उसकी अन्य तैयारियां हो। अब वो पहले थोड़ा मन में फिर भी संकोच रखता था, हाँ। कहीं ना कहीं दबाव में नजर आता था। अब इस युद्ध विराम एक तरफा होते हुए जब उसने अमेरिका के 9 ठिकानों पे, 9 सेना एयरबेजों पे जब हमला कर दिए, उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि शांति वार्ता लेके आते हैं। तो इससे अब ईरान का मन जो है ना और उसके हौसले बहुत ऊंचे हो चुके हैं। अब वो जो है ना किसी दबाव में नहीं आएंगे और अब वो अपना खुल के काम करेंगे और उनके परमाणु हथियार अब बिल्कुल निर्माण होंगे और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जिस तरह से उनकी ईरान की आज भाषा है, जिस तरह से आज उनका हौसला है, जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं, इससे जाहिर हो चुका है कि ईरान न तो अमेरिका के दबाव में, न किसी अन्य के दबाव में। ईरान अब अपने हिसाब से काम कर रहा है, हाँ। और आगे भी करता रहेगा। देवनाथ जी, लेकिन अब ईरान चाहता क्या है? अब ईरान को चाहिए क्या? अब ईरान ने अगर 2 टारगेट थे इजराइल और अमेरिका के, उनको ही फेल कर दिया है, तो अब आगे की मंशा क्या है, क्या इरादा, क्या प्लान है? अब क्या हासिल करना चाहता है ईरान? अब क्या नॉर्मल वो इजराइल में लोगों को तबाह करेगा या लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि अभी जो हमला हमने सीज फायर के तुरंत 30 मिनट के बाद देखा, 5 राउंड हमले हुए, उसमें तो उन्होंने रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाया, रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया, लोगों को वहां पर सायरन के थ्रू अवेयर किया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील इजराइल कर रहा है वहां पर लोगों को। तो अब आगे का प्लान क्या हो सकता है ईरान का? देखिए, जब हम सीज फायर की बात कर रहे हैं तो ये सीज फायर जो है छोटा वाला सीज फायर है अभी के लिए। उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि ईरान कोशिश करेगा कि वह अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजराइल की तरफ ना लॉन्च करे। इजराइल भी कोशिश करेगा कि वह अपने फाइटर विमानों को ईरान की तरफ ना भेजे। लेकिन यह बहुत छोटी सी बात है पूरे कहानी की। असली कहानी है कि क्या ईरान इस बात पर राजी होगा कि भविष्य में वो हिजबुल्लाह को या हुती को या हमास को मदद नहीं करेगा? क्या ईरान इस बात पर राजी होगा कि भविष्य में वो यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा? नहीं। तो जो मीडियम टर्म बात है कि अमेरिका दबाव डालेगा और इजराइल कोशिश करेगा, कतार भी कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है हिजबुल्लाह को और हुती को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज आए। लेकिन वो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होते होते और भी 2-3 महीने का समय लग जाएगा, लंबी बातचीत होगी और जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं सीज फायर की वो छन के बाहर आएंगी। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? अमेरिका चाहता है कि लॉन्ग टर्म में, यानी अगले 3 साल, 5 साल, 7 साल में ईरान जो है गलती से भी बम बनाने की तरफ अग्रसर ना हो। अमेरिका चाहता है कि इजराइल ने जो 80 बम बना रहे हैं वो इजराइल उन 80 बम के द्वारा अपनी सुपरमेसी पूरे पश्चिम एशिया में कायम रखे, ईरान को भी धमका के रखे। तो क्या ईरान राजी होगा?
क्योंकि ईरान बार बार बोल रहा है कि अगर इजराइल के पास 80 बम हैं और जैसे नॉर्थ कोरिया के पास भी 30 एटम बम हैं, तो अमेरिका उनको क्यों नहीं रोक रहा? अगर ईरान कह रहा है कि ईरान ने बनाया नहीं है, लेकिन अगर ईरान एक आध 3-4 बम बना लेता है तो अमेरिका इतना ज्यादा नाराज क्यों हो जाता है? क्योंकि बहरहाल नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने 30 एटम बम अच्छा, अब लेकिन चीन और उत्तर कोरिया, जैसे आपने उत्तर कोरिया का जिक्र भी किया देवनाथ जी, तो अब आने वाले समय में ईरान का समर्थन कर रहे ये देश, इनकी क्या भूमिका हो सकती है? साथ ही ये भी समझाइएगा कि अब ये जो सीज फायर के बाद का जो अब टाइम पीरियड शुरू हो रहा है 3:30 बजे के बाद से, इजराइल को अब आदेशों का पालन करना होगा या सीज फायर के नियमों का पालन करना होगा। इसमें सीज फायर के बाद से इजराइल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और अगर वो हमले नहीं करता है तो ये मान लिया जाए कि अब शांति की तरफ मिडिल ईस्ट जाता हुआ नजर आएगा। देखिए, जहां तक जैसे आप बात कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया, हाँ, नॉर्थ कोरिया ने एटम बम शायद बना लिया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 30 हैं। उन्होंने अभी तक ऑफिशियली 8 बार उसका परीक्षण कर चुके हैं, जो कि वो अखबार में और उनकी टीवी में अगली बार दे देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि क्या नॉर्थ कोरिया ईरान को मदद करेगा? नॉर्थ कोरिया बहुत दूर है, ईरान भी बहुत दूर है। नॉर्थ कोरिया अगर कोई साजो सामान फिलहाल इस युद्ध की परिस्थिति में ईरान को भेजने की कोशिश भी करेगा, पानी के जहाज से भेजना पड़ेगा, संभव नहीं है। इसी तरह से चीन जो है वो हमेशा ईरान के समर्थन में खड़ा रहता है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या अलग अलग विश्व के मंच पर चीन ईरान के समर्थन में बोलता रहा। अभी भी चीन ने इजराइल और अमेरिका के हमले की निंदा की है, लेकिन चीन क्या पानी के जहाजों में अस्त्र शस्त्र गोला बारूद भर के उनको भेजेगा ईरान की तरफ? मुश्किल है, क्योंकि यूएस की जो नेवी है वो चीन के उस पानी के जहाज को साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में या अरब सागर में इंटरसेप्ट कर लेगी। अच्छा, ठीक रूस है, भी बहुत कमजोर हो गया है। रूस एक और मेरा आखिरी सवाल रहेगा, ठीक है, मेरा भदौरिया जी से आखिरी सवाल रहेगा ये, क्योंकि हमने हाल ही में देखा था कि कल या परसों ही ईरान की ओर से ये दावा किया गया कि वो हालांकि उनकी संसद में इस को पास भी किया गया, पारित भी किया गया, उसके बाद इस पर समर्थन भी देखने को मिला, जहां उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट हॉर्मुज़ को बंद कर सकते हैं। और दूसरा, हुती विद्रोहियों की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर हमले इजराइल नहीं रोकता है तो फिर हम लाल सागर में तैनात अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। दूसरी तरफ कतर में ईरान हमले कर देता है और वहां पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, उनको तबाह करने का काम करता है। तो क्या यही ताकत ईरान दिखाना चाह रहा था, और इसी से अब अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों ये समझ चुके हैं कि अब ये पुराना वाला ईरान नहीं है, ये तो नया ईरान है, यहाँ एक नई सत्ता है, ये नए कट्टरपंथी की विचारधारा है, इससे अगर लड़ोगे तो फिर गिरोगे। निश्चित तौर पे ईरान जो है ना शक्तिशाली देश है, और इजराइल तो खैर उसके सामने 25% भी नहीं है जो आज ईरान की ताकत है। और जिस तरह से उन्होंने जो स्पेस बंद करने की जो रात को ही घोषणा कर दी थी कि हम उसको बंद कर देंगे, तो ये देखने वाली बात है कि उसको अगर वो बंद कर दिया जाता है तो उससे तो सारे ही प्रभावित होंगे। भारत को उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारे तेल वाहक जो भी जहाज है सब उसी रास्ते से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी देश प्रभावित होने वाले हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि ये युद्ध आगे चले, मगर ईरान अपनी शर्तों पे ही बंद करेगा। और वो अब मुखर होकर जो बात कह रहा है अपनी, इससे यह जाहिर हो चुका है कि अब वो किसी के दबाव में आके या अमेरिका के दबाव में आके कोई काम करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वहां की जिस तरह से खमेनी सरकार है और उसका जो आम पब्लिक का जो मॉरल सपोर्ट उन्हें मिला है, जो रात को जो उन्होंने जश्न मनाया है जिसमें पूरा ईरान निकल के बाहर आ गया था, तो इससे उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हुए हैं। हाँ। तो ईरान अब और वैश्विक मंच पर भी एक सांकेतिक जश्न भी रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब आपका भी, और देवनाथ जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आने वाले समय यानी 3:30 बजे के बाद से जो इजराइल की सीज फायर का औपचारिक समय शुरू होगा, अभी अगले 12 घंटे किस तरीके से रहने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, और इन 12 घंटों में इजराइल की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, और यही तय करेगी भूमिका कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में शांति होगी या और तबाही की तरफ ये मंजर नजर आएगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।